नमस्कार दोस्तों। आपको पेपर नंबर 511 में प्रश्न पूछा जा सकता है कि उपन्यास के उद्भव और विकास के ऊपर विस्तृत चर्चा कीजिए। तो प्रस्तुत प्रश्न के जवाब में जो आपको उत्तर लिखना होगा उसकी चर्चा मैं आपके सामने कर रहा हूँ। तो देखिए, उपन्यास का जो वर्तमान स्वरूप है नया जरूर है, किंतु उसकी परंपरा पुरानी है। उपन्यास हिंदी गद्य विद्या साहित्य का कथा प्रधान विशेष अंग है। इसमें प्रधान वह प्रासंगिक कथाएं, पात्र, देशकाल का वातावरण आदि का वर्णन रहता है। इसका आकार बड़ा होता है। उपन्यास शब्द नया नहीं है। अमरकोश में इसे उपन्यास प्रसादनम कहा गया, अर्थात मनोरंजन प्रदान करने वाला या आनंदित करने वाला साधन। उपन्यास अर्थात उप प्लस न्यास, उप यानी समीप और न्यास यानी रखना। ऐसा कहा गया है कि रचयिताओं द्वारा पाठकों के समीप रखी जाने वाली विद्या, जिसको हम उपन्यास कहते हैं। किसी समय में उपन्यास को फिक्शन कहा जाता था। अंग्रेजी में उपन्यास को नोवेल कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है नवीनता देने वाला ग्रंथ। गुजराती में इसे नवलकथा, बांग्ला में उपन्यास, मराठी में कादम्बरी, हिंदी में कथा या आख्यायिका कहा जाता है। अन्य शब्दों को छोड़कर अंग्रेजी का नोवेल प्रतिशब्द उपन्यास ही हिंदी में स्वीकारा गया है। तो अलग अलग विचारकों ने इसकी कौन कौन सी परिभाषाएं दी है। तो देखिए, उपन्यास की परिभाषाएं उसकी विशेषताएं और उसके गुणों के आधार पर ही दी गई है। इसमें देखिए डॉक्टर श्याम सुंदर दास के मतानुसार मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा उपन्यास है। तो एवेल्स चैचल के मत अनुसार एक निश्चित आकार, तो इसको हम उपन्यास कहते हैं। तो प्रेमचंद के मत अनुसार मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र मानता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्य को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। तो देखिए, लेवी के मत अनुसार उपन्यास नाटकीय गद्य काव्य है। तो फील्डिंग के मतानुसार उपन्यास गद्य में सुखांत महाकाव्य है। तो इस प्रकार अलग अलग आलोचकों ने, साहित्यकारों ने उसकी अलग अलग विवेचना की है। तो उसके देखिए तत्व वही है: कथा वस्तु, चरित्र, चित्रण, समाज योजना, देशकाल, वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। तो इस प्रकार अलग अलग उसके तत्व है। कई प्रकार के उसके प्रकार भी है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो इस प्रकार यह जो सामान्य परिचय है उपन्यास का वह देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कहानी के जैसे ही उपन्यास का जो विभाजन है कि पूर्व प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग, इन तीन विभाग आते हैं। उसमें पूर्व प्रेमचंद युग में भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की बात आएगी। उसके बाद प्रेमचंद युग में प्रेमचंद और प्रेमचंदोत्तर में प्रेमचंद जी के बाद की जो साहित्यिक रचना है उसकी चर्चा आएगी। तो सर्वप्रथम हम भारतेंदु युगीन उपन्यास की चर्चा करेंगे। तो हिंदी उपन्यास के विकास की दृष्टि से भारतेंदु युगीन उपन्यास एक प्रारंभिक प्रयल मात्र कहा जा सकता है। आधुनिक गद्य की यह विद्या निश्चित रूप से पश्चिम की देन है। आलोच्य युग में लेखकों ने अंग्रेजी और बांग्ला उपन्यासों से प्रेरित होकर उपन्यास लिखना प्रारंभ किया था। यद्यपि श्रद्धाराम फिलोरी का भाग्यवती नामक लघु सामाजिक उपन्यास पहले ही लिख चुके थे, किंतु हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास का श्रेय लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को ही दिया जाता है। इस युग के प्रमुख उपन्यासकारों में लाला श्रीनिवास दास, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, राधाकृष्ण दास, लज्जाराम शर्मा, देवकीनंदन खत्री
और गोपाल राम गहमरी के नाम उल्लेखनीय है। किशोरीलाल गोस्वामी को इस युग का सिरस्थ उपन्यासकार माना जा सकता है। इस युग में विषय निरूपण की गंभीरता और शिल्प सजगता बहुत कम देखने को मिलती है। फिर भी सामाजिक, ऐतिहासिक, रोमानी, जासूसी तथा तिलस्मी उपन्यासों की रचना से हिंदी उपन्यास की पृष्ठभूमि अवश्य निर्मित हुई है। परीक्षा गुरु हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास है। अन्य उपन्यासकारों में बालकृष्ण भट्ट रचित नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, लज्जाराम शर्मा कृत धूर्त रसिकलाल, राधा कृष्णदास कृत निसहाय हिंदू, किशोरीलाल गोस्वामी रचित त्रिवेणी व सौभाग्यवती आदि उल्लेखनीय है। इन उपन्यासों में सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह का स्वर होने के साथ साथ आदर्श समाज की परिकल्पना का संकेत है। किसी न किसी उद्देश्य को लेकर लिखे गए इन उपन्यासों में कलात्मक का पुष्ट प्राय कम है। उसके बाद देखिए, जासूसी और तिलस्मी उपन्यासकारों में देवकीनंदन खत्री का नाम सबसे आगे है। चंद्रकांता संतति, कुसुम कुमारी अन्य उनके मुख्य उपन्यास है। इन उपन्यासों का उद्देश्य चमत्कृति जन्य मनोरंजन ही अधिक था, किंतु इससे हिंदी उपन्यास के लाखों पाठक तैयार हुए। उपन्यास की लोकप्रियता में भारी वृद्धि हुई। गोपाल राम गहमरी के अद्भुत लाश और गुप्तचर जैसे उपन्यास भी इसी बीच लिखे गए। रहस्य और रोमांच की घटनाओं से भरपूर इन उपन्यासों में राजकुमार और राजकुमारियों की कथा प्रायः अधिक होती थी। इस कोटि के उपन्यासों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय चंद्रकांता संतति को प्राप्त हुई। भारतेंदु युग के अनेक उपन्यासकारों ने अनुवाद हुए, जिनमें बांग्ला भाषा के उपन्यासों की संख्या सर्वाधिक है। बंकिम चंद्र के दुर्गेश नंदिनी का अनुवाद बड़ा लोकप्रिय बना। रमेश चंद्र दत्त के बंग विजेता, दामोदर मुखर्जी के मृण्मयी आदि उपन्यास भी महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। गोपाल लाल गहमरी ने चतुर चंचला, नए बाबू आदि बांग्ला उपन्यासों का सुंदर भावानुवाद प्रस्तुत किया, तो मराठी से पूर्ण प्रकाश चंद्रप्रभा नामक उपन्यास का अनुवाद भारतेंदु ने स्वयं किया। कुल मिलाकर अनुदित उपन्यासों से हिंदी के प्रारंभ उपन्यासों को एक निश्चित दिशा, स्वरूप और प्रगति प्रदान हुई। उपन्यास के लेखक और पाठक दोनों के भाव जगत की समृद्धि इनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही। इस समग्र प्रयत्न का सुंदर परिणाम द्विवेदी युग में आपको देखने को मिलता है। दूसरा है द्विवेदी युग के उपन्यास। तो उपन्यास साहित्य के विकास की दृष्टि से द्विवेदी युग भारतेंदु युग की तुलना में अपेक्षाकृत आगे है। यद्यपि जीवन के यथार्थ के साथ इस युग के उपन्यासकार का साक्षात्कार बहुत कम हुआ, किंतु फिर भी भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक उपन्यास लिखे गए और पढ़े भी गए। इस युग का उपन्यास भी मनोरंजन के सीमित दायरे से बहुत कम बाहर निकल पाया। जासूसी, तिलस्म, रहस्य, रोमांच के माध्यम से मनोरंजन ही उपन्यास का प्रमुख उद्देश्य बना रहा। पूर्व प्रेमचंद युग के इन उपन्यासों में सामाजिक समस्याओं के गंभीर निरूपण का प्रायः अभाव रहा है। जासूस और तिलस्मी उपन्यासों की परंपरा का प्रारंभ क्रमशः गोपाल राम गहमरी, देवकीनंदन खत्री भारतेंदु युग में ही कर चुके थे। गहमरी जी ने सरकटी लाश, चक्करदार चोरी, जासूस पर जासूसी, इंद्रजालिक जासूस, जासूस की अय्यारी आदि बहुत लोकप्रिय उपन्यास मिले। गहमरी जी ने अंग्रेजी से जासूस उपन्यासकार आर्थर कार्नल डायल से बहुत प्रभावित थे। तिलस्मी उपन्यासों की दृष्टि से देवकीनंदन खत्री ने कागज की कोठरी, अनोखी बेगम, गुप्त गोदना, भूतनाथ आदि उपन्यास इसी युग की
देन है। इसी परंपरा में किशोरीलाल गोस्वामी रचित तिलस्मी शीश महल को भी लिया जा सकता है। इस युग में कुछ ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे गए, किंतु उनमें इतिहास कम, रहस्य, रोमांच और तिलस्म अधिक है। उपन्यास की मूल धारा से ऐतिहासिक उपन्यास भी अछूते नहीं रहे। अधिकांश उपन्यास मुगल कालीन घटनाओं पर आधारित है। किशोरीलाल गोस्वामी इस परंपरा के प्रमुख उपन्यासकार है। सुल्ताना रजिया बेगम, रंगमहल में हलाहल, मल्लिका देवी का वा बंग सरोजिनी, अनेक प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास इसी युग में गंगा प्रसाद गुप्त ने नूरजहां और हमीर आदि उपन्यास लिखे। इनके अतिरिक्त भी कुछ अन्य लेखकों ने इस परंपरा में वृद्धि की, किंतु शिल्प की दृष्टि से इनका मूल्य बहुत कम है। वस्तुतः इस युग में लेखकों और पाठकों दोनों की मानसिकता गंभीर कलात्मक उपन्यासों के अनुकूल नहीं थी। सामाजिक उपन्यासकारों की परंपरा का आरंभ इस युग के एक संतोषप्रद उपलब्धि है। फिर भी उपन्यासों पर सुधारवादी और उपदेशात्मक दृष्टि हावी रही, इसलिए उपन्यास कला समुचित रूप से न निखर सकी। फिर भी प्रेमचंद युगीन उपन्यास की पृष्ठभूमि तैयार करने में यह युग सफल रहा। लज्जाराम शर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, किशोरीलाल गोस्वामी आदि इस युग के प्रमुख सामाजिक उपन्यासकार है। लज्जाराम शर्मा रचित आदर्श दंपति और आदर्श हिंदू, अयोध्या सिंह रचित ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल, किशोरीलाल गोस्वामी कृत लीलावती व आदर्श सती, चपला व नव्य समाज तथा अंगूठी का नगीना आदि मुख्य उपन्यास है। इनमें से अयोध्या सिंह उपाध्याय कवि के रूप में जितने सफल हुए, उपन्यास के रूप में इतने सफल माने। भारतेंदु युग के भांति इस समय भी अन्य जो भाषाओं से उपन्यासों का अनुवाद भी हुआ, तो अंग्रेजी और बंगला भाषाओं के उपन्यासकारों ने अनुवाद तो बहुत ही हुए, किंतु यहाँ इस युग की मानसिकता व्यवधान बनकर आई। अधिकांश अनुदित उपन्यास मनोरंजक ही है। अंग्रेजी से रॉबिन्सन क्रूजो, अंकल टॉम्स कैबिन जैसे उपन्यासों का अनुवाद हुआ। बांग्ला भाषा से बंकिम चंद्र और रविंद्रनाथ ठाकुर के कुछ अच्छे उपन्यास अवश्य अनुदित हुए, किंतु उनकी संख्या बहुत कम है। द्विवेदी युगीन उपन्यास की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि प्रेमचंद जैसे युग प्रवर्तक कथाकार ने इसी युग में उपन्यास लिखना प्रारंभ कर दिया था। आने वाले युग की नींव उनके हाथों द्विवेदी युग में पड़ चुकी थी। रूठी रानी और सेवा सदन उपन्यास इसी युग में लिखे जा चुके थे। फिर भी इस युग के अन्य सामाजिक उपन्यासकारों की तरह इन उपन्यासों में भी सुधारवादी दृष्टिकोण प्रधान है, किंतु मनोरंजन का उद्देश्य उनका कहीं नहीं है। सामाजिक समस्याओं के साथ उपन्यास का संबंध स्थापित करने का श्रेय मुंशी प्रेमचंद जी को है। इस दृष्टि से द्विवेदी युग में ही उन्होंने हिंदी उपन्यास के दिशा का परिवर्तन का संकेत दे दिया था। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पूर्व प्रेमचंद युग में, जिसको हम भारतेंदु काल और द्विवेदी काल कहते हैं, उसका विकास यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए, जो मुख्य रूप में जिसकी चर्चा ज़्यादा की जाती है वह है प्रेमचंद युगीन उपन्यास। तो हिंदी उपन्यास के विकास में प्रेमचंद 1880 से 1936 का योगदान अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, इसीलिए उन्हें उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी गई है। प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास को एक निश्चित दिशा प्रदान की, इसीलिए उनके समग्र रचना काल को प्रेमचंद युग कहकर पुकारा गया। प्रेमचंद के पहले का हिंदी उपन्यास औपन्यासिक दृष्टि से एक प्रारंभिक प्रयत्न मात्र था। मनोरंजन मूलक उपन्यासों से अतिरिक्त अनुदित उपन्यास प्राय अधिक लिखे गए। उपन्यास
कला की दृष्टि से कोई गंभीर प्रयत्न पूर्व प्रेमचंद युग में दिखाई नहीं देता। वास्तव में हिंदी उपन्यास का प्राय अधिक लिखे गए, किंतु हिंदी उपन्यासों को सही अर्थों में सर्वप्रथम प्रेमचंद जी ने ही परिभाषित किया। मानव चरित्र एवं मानव जीवन की समस्याओं के यथार्थ चित्रण से उपन्यास को जोड़ते हुए प्रेमचंद ने लिखा, उपन्यास मानव चरित्र का चित्र मात्र है। मानव जीवन की समस्याओं एवं रहस्य का उद्घाटन उसका प्रमुख उद्देश्य है। प्रेमचंद के उपन्यास साहित्य में तत्कालीन भारत अपने समग्र रूप में साकार उठा। कथा साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद क्रांति के अग्रदूत बनकर आए और उपन्यास को पूर्ववर्ती लेखकों के बचकाने प्रयासों से मुक्त कर प्रौढ़ता और परिपक्वता प्रदान की। सेवा सदन से लेकर गोदान तक उनकी उपन्यास यात्रा अनेक विषयों, समस्याओं और चुनौतियों का सामना करती हुई आगे बढ़ रही। कृषक और मजदूरों के शोषण की अनेक समस्या, नारी जीवन के तमाम प्रश्न, पराधीनता, अस्पृश्यता, सांप्रदायिकता, जातिवाद आदि अपने युग की प्राय सभी समस्याओं अनेक उपन्यासों में उनको संपूर्ण यथार्थ के साथ चित्रित किया है। सेवा सदन में वैश्य समस्या, निर्मला में दहेज प्रथा, प्रेमाश्रम में किसान जमींदार संघर्ष, रंगभूमि कर्मभूमि में ग्रामीणों की स्थिति का यथार्थ वर्णन, इन उपन्यासों से प्रेमचंद यथार्थ का चित्रण करते करते आदर्श की ओर भी संकेत करते हैं। समस्याओं के चित्रण में भी उनकी दृष्टि यथार्थ रही है, जबकि समाधान की अभिव्यक्ति में आदर्शवादी उनका आदर्शवाद गांधी चिंतन से प्रेरित है। तो इस प्रकार देखिए कि प्रेमचंद का गोदान उनकी प्रौढ़तम कृति है। गोदान को प्रेमचंद की उपन्यास कला की पूर्णिमा कहा गया है। गोदान तक आते आते प्रेमचंद का गांधीवादी सपना टूट चुका था, अतः गोदान लेखक के मुंहभंग का चरम परिणत है। गोदान में कटु यथार्थ का मुंहमुक्त चित्रण है। गोदान की प्रमुख समस्या है कृषकों का शोषण। किसानों के शोषण की समस्या बड़ी जटिल है। गांव और शहर दोनों की शोषक शक्तियां आपस में मिलकर किसान का शोषण करती है। गोदान का होरी एक गाय लेने की लालसा पूरी करने के लिए घोर संघर्ष करते करते दम तोड़ देता है, लेकिन गाय उसके नसीब में न थी। गोदान का अंत यथार्थवादी है, करुण है, ट्रेजिक है। इसीलिए गोदान के कृषक संस्कृति का करुण महाकाव्य कहा गया है। गोदान प्रेमचंद के उपन्यास कला की सर्वोत्तम प्रणीति है। इतना ही नहीं, गोदान प्रेमचंद और प्रेमचंदोत्तर उपन्यास को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। गोदान एक टर्निंग पॉइंट है और एक मील का पत्थर। आरंभ से लेकर प्रेमचंद युद्ध तक के उपन्यास साहित्य की चरम उपलब्धि है। गोदान प्रेमचंद के द्वारा आगामी युग के एक नया प्रकाश दिया। वस्तुतः प्रेमचंद ने अपने आप में इतने बड़े कलाकार थे कि उन्होंने उपन्यास में उपन्यास के भविष्य का भी संकेत था। उनके उपन्यासों में निहित अनेक विध संभावनाओं की आगे चलकर उपन्यास की स्वतंत्र धारा के रूप में विकसित हुई। प्रेमचंदोत्तर कालीन समाजवादी, मनोवैज्ञानिक, अंचलिक उपन्यास की संभावनाएं प्रेमचंद के उपन्यासों में ही निहित थी। तो इस प्रकार देखिए, प्रेमचंद का अनुभव जगत बहुत व्यापक था। भोगा हुआ यथार्थ उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी, जिसके बल पर उन्होंने गहरी दृष्टि प्राप्त की। उनकी सूक्ष्म दृष्टि समाज के हर वर्ग को पहचानने समझने में समर्थ थी। मानव चरित्र की गहराइयों में बैठकर उसका सही सही रूप में चित्रण करने की अपूर्व शक्ति उनके कलम में थी। यही कारण है कि होरी, सूरदास, अमरकांत, निर्मला, दनिया जैसे अविस्मरणीय चित्र वे हिंदी जगत को दे सके।
प्रेमचंद की भाषा सरल, सहज और मुहावरेदार होती है। उर्दू से होकर हिंदी में आए, अतः बोलचाल के सरल उर्दू शब्द भी उनकी भाषा में सहज ही चले आए हैं। गोदान में व्यंग्य चेतना उनकी भाषा की अनन्य शक्ति बनकर उभरती है। गोदान का अंत धनिया के शब्दों के साथ होता है, जिसमें व्यंग्यात्मकता और करुणा का सार्थक समन्वय है। ब्राह्मण के कहने पर कि अब समय हो गया है, धनिया गोदान करो, धनिया घर में से बचे खुचे 20 आने पैसे लाकर ब्राह्मण के हाथ में रखती हुई कहती है, महाराज घर में न गायें हैं न बछियाँ, ये 20 आने पैसे है, यही इसका गोदान है। यह कहकर पछाड़ खाकर गिर पड़ी। इस तरह कथ्य और शिल्प दोनों की दृष्टि से गोदान एक अत्यंत प्रौढ़ रचना है और आने वाले युग की पथ प्रदर्शक भी रहती है। और देखिए, प्रेमचंद का युग प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है। उसका प्रभाव समकालीन उपन्यासकारों पर स्पष्ट देखा जा सकता है। प्रेमचंद युग के अनेक उपन्यासकार रचना काल के क्षेत्र में पूर्ण सक्रिय थे और कुछ ही एक कृति ही अभी प्रकाश में आई थी। विश्वम्बर शर्मा कौशिक ने इसी युग में प्रेमचंद से प्रभावित होकर माँ और भिखारिणी नामक उपन्यास लिखे, किंतु वे अपनी कोई अलग पहचान न बना सके। अन्य उपन्यासकार किस्सागोई और उपदेशात्मकता से मुक्त नहीं है, अतः कला संगठन की दृष्टि से बहुत कमजोर है। चतुरसेन शास्त्री ने भी अनेक उपन्यास लिखे। उनका झुकाव ऐतिहासिकता की ओर अधिक था। उनकी प्रौढ़ कृतियाँ प्रेमचंद के बाद के युग में प्रकाश में आई। प्रेमचंद युग में सबसे अक्कड़ और उग्र मिजाज उपन्यासकार है पांडे बेचान शर्मा, यानी उग्र। उन्होंने चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, शराबी आदि उपन्यास लिखे, जिसमें समाज की नग्न वास्तविकता का निर्मल चित्रण है, किंतु सुधारवादी दृष्टि तथा सपाट चित्रण के कारण उनमें औपन्यासिक कला का कोई स्पर्श दिखाई देता नहीं है। प्रेमचंद के समकालीनों में जयशंकर प्रसाद इसलिए उल्लेखनीय है कि उन्होंने कविता, कहानी और नाटक के क्षेत्र में विशिष्ट प्रदान करने के साथ साथ 2 सामाजिक उपन्यास दिए, कंकाल और तितली। तितली में ग्रामीण और कृषक जीवन की कथा मात्र है। कंकाल की विशेषता यह है कि उसमें प्रसाद ने समाज के त्याज्य, अवैध और अज्ञात कुलशील संतानों की व्यथा कथा कही है। विषय यथार्थवादी है, किंतु दृष्टिकोण रोमांटिक और भाषा अलंकार युक्त होने के कारण प्रसाद भी इस विद्या में अपना कोई निश्चित स्थान न बना सके। प्रसाद की भांति निराला ने भी अप्सरा, अलका, प्रभावती आदि उपन्यास लिखे, जिनका उल्लेख करना जरूरी है। इस परंपरा के अन्य उल्लेखनीय उपन्यासकारों में भगवती चरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी तथा वृंदावन लाल वर्मा प्रमुख है। भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा उपन्यास काफ़ी लोकप्रिय रहा। पाप और पुण्य की सामाजिक समस्या के साथ प्रेम और सेक्स की समस्या का मनोवैज्ञानिक चित्रण इस उपन्यास में सफलतापूर्वक हुआ, लेकिन दार्शनिकता के बोझ के नीचे कला दब सी गई। तो इस प्रकार देखिए कि बीजगुप्त, कुमारगिरी, चित्रलेखा, श्वेतांक जैसे कुछ अच्छे चरित्र इस उपन्यास ने अवश्य दिए। इसके बाद उनका रेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सभी नचावत, राम गोसाई आदि सामाजिक उपन्यास प्रकाश में आए, जिनमें से किसी समस्या का निरूपण है। वर्मा जी के उपन्यासों में कथा तत्व लंबे और इतिवृत्तात्मक है। भगवती प्रसाद वाजपेयी प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए समस्या मूलक उपन्यासकार के रूप में सामने
आए। उन्होंने 3 दर्जन से भी अधिक उपन्यास लिखे, जिनमें अपने युग की अधिकांश समस्याओं का चित्रण है। वाजपेयी जी की विशिष्टता यह रही कि उन्होंने अपने अनेक उपन्यासों में मनोवैज्ञानिक समस्या का सूक्ष्म विश्लेषण किया है। मानव मनोवैज्ञानिक की परख उनको अच्छी है। निमंत्रण, चलते चलते, पुष्पगंधा आदि मनोविश्लेषणात्मक या ठीक ठीक प्रभाव उनके उपन्यासों में देखने को मिलता है। अंतर्द्वंद के चित्रण के लिए चेतना प्रवाह, पूर्व दीप्ति जैसी नवीनतम टेक्निकों का प्रयोग उनके उपन्यासों में किया। गांधी दर्शन से वह ठीक ठीक प्रभावित रहते हैं। उसके बाद देखिए अगले उपन्यासकार के रूप में हमारे सामने आते हैं वृंदावन लाल वर्मा। तो वृंदावन लाल वर्मा ने ऐतिहासिक और सामाजिक दोनों प्रकार के उपन्यासों की रचना की, किंतु ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है। गढ़ कुम्हार, विराटा की पद्मिनी, मृगनयनी आदि उनके मुख्य ऐतिहासिक उपन्यास है। मृगनयनी उनका बहुत चर्चित उपन्यास है, जिसमें ऐतिहासिकता के साथ साथ आंचलिकता का भी स्पर्श है। मृगनयनी और लाखी जैसे 2 विशिष्ट नारी पात्र इस रचना की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उपन्यास के कथानक का अतिशय विस्तार, प्रासंगिक कथाएं, घटनाओं की भरमार आदि के कारण कथा सष्टव क्षीण होता हुआ दिखाई देता है। फिर भी मृगनयनी वर्मा जी का एक उल्लेखनीय उपन्यास है। इसी परंपरा में राहुल सांकृत्यायन का समावेश भी किया जा सकता है। इस प्रकार प्रेमचंद युग के उपन्यास सामाजिकता की अभिव्यक्ति का माध्यम रहा। उपन्यास समस्या के चित्रण की प्रवृत्ति प्रमुख रही। इस परंपरा के उपन्यासकार प्रेमचंद का अतिक्रमण कर कोई नया प्रयोग न कर सके। प्रेमचंद के विशिष्ट प्रभाव के समक्ष इन उपन्यासकारों का अधिक महत्व न हुआ। हिंदी उपन्यास को प्रेमचंद के युग से नई दिशा, नवीन चेतना करने का कार्य जैनेन्द्र ने किया। उनके विवेच्य काल में उनके 2 उपन्यास प्रकाशित हुए, परख और सुनीता। जैनेन्द्र मनोवैज्ञानिक धरातल के साथ इस क्षेत्र में आए। मानव मन के रहस्यों और गुत्थियों को समझने सुलझाने का प्रयास उनके उपन्यासों की प्रमुख प्रवृत्ति है। स्त्री को घर से बाहर भी ले जाते हैं। सुनीता में हरिप्रसन्न अपने पति का बचपन का मित्र की गुत्थियों को सुलझाने के लिए जंगल के एकांत में सुनीता को निर्वस्त्र होते हुए भी बतलाया एक ऐसी घटना है जिसको लेकर काफ़ी बहस होती रही। हिंदी उपन्यास में इस प्रकार का चरित्रण शायद पहली बार आया। इस प्रकार प्रेमचंद युग में जैनेन्द्र प्रकाश में तो आ चुके थे, लेकिन उनकी अन्य सशक्त कृतियाँ प्रेमचंदोत्तर युग में प्रकाश में आई। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जैनेन्द्र मनोवैज्ञानिक की प्रवृत्ति के प्रवर्तक बनकर आए और इसीलिए प्रेमचंद परंपरा में नहीं रखा जा सकता। कुल मिलाकर प्रेमचंद युग हिंदी उपन्यास की प्राण प्रतिष्ठा युग है। प्रेमचंद ने उपन्यास कला को धरातल पर प्रतिष्ठित कर उसे मनोरंजन से मुक्ति दिलाई। यथार्थ पर उनकी गहरी पकड़ गोदान में और अधिक सार्थक बनी। इस युग में अन्य लेखकों भी प्रेमचंद को आदर्श मान उन्हीं की परंपरा पर चलते रहे। उन्होंने अपने अपने ढंग से तदयुगीन समस्याओं को समृद्ध किया। प्रेमचंद कालीन उपन्यास हिंदी उपन्यास की आधारशिला रही। तो इस प्रकार ये जो है प्रेमचंद युग में थोड़ा बहुत परिवर्तन भी आता है और गोदान उसका मील का पत्थर साबित होता है। और उसके बाद जो है अगला विभाग प्रेमचंदोत्तर कालीन हिंदी उपन्यास, जिसकी चर्चा हम करेंगे। प्रेमचंदोत्तर युगीन हिंदी उपन्यास।
तो प्रेमचंद के उपन्यास में निहित अनेक विविध संभावनाएं ही आगे चलकर उपन्यास की अलग अलग धाराओं के रूप में विकसित हुई। अतः प्रेमचंदोत्तर युगीन उपन्यास कई और प्रयोगों से गुजरता हुआ दिखाई देता है। कथ्य और शिल्प दोनों दृष्टियों से पर्याप्त प्रयोगशीलता, नवीनता और विविधता के दर्शन होते हैं। इस विविध धाराओं को क्रमशः इस प्रकार रखा जा सकता है। तो पहले है मनोवैज्ञानिक उपन्यास। प्रेमचंदोत्तर उपन्यास की पहली धारा मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों की है। फ्रायड से प्रभावित उपन्यास मनोवैज्ञानिक उपन्यास की कोटि में आते हैं। जैनेन्द्र इस नवीन धारा के प्रवर्तक है। मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार व्यक्ति के बाह्य जीवन के बदले उसके भीतर के अतल गहराइयों के प्रवेश कर अंतर्मन की गुत्थियों के रहस्यों को उद्घाटन करता है। अंतर्मन में चलने वाले सूक्ष्म व्यापारों का चित्रण उनका मुख्य उद्देश्य है। डॉक्टर देवराज उपाध्याय के शब्दों में अंतर्मन में चलने वाले ड्रामे का साक्षात्कार करना मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों की प्रमुख प्रवृत्ति है। जैनेन्द्र व्यक्ति के बाहर के नहीं भीतर के कलाकार है। त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत आदि में मनोवैज्ञानिक वैयक्तिकता का प्राधान्य है। त्यागपत्र उनका लघु किंतु सशक्त उपन्यास है, जिसमें प्रेम और विवाह की समस्याओं को नारी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषित किया गया है। मृणाल माता पिता के अभाव में सहज स्नेह से वंचित रही, बचपन में भाई भाभी का सहारा मिला, प्यार नहीं, परिणाम स्वरूप अतृप्त आकांक्षा को तृप्ति की खोज में कहीं अपने भतीजे प्रमोद से टकराती है, तो कभी शीला के भाई के साथ परिणाम स्वरूप एक छोटी सी भूल उसके संपूर्ण जीवन में पीड़ा का जहर घोल देती है। स्वपीड़ा का दर्शन पर आधारित मृणाल का चरित्र अपने आप में अपूर्व है। जैनेन्द्र के अन्य उपन्यासों में भी नारी पात्रों के मन की ग्रंथियों का निरूपण देखने को मिलता है। तो वैसे ही एक और उपन्यासकार है अज्ञेय। अज्ञेय इस परंपरा के दूसरे प्रमुख उपन्यासकार है। उनका शेखर एक जीवनी मनोविज्ञान के साथ साथ आधुनिकता के बोध से संपृक्त एक प्रयोगशील उपन्यास है। शेखर के आंतरिक द्वंद्व और तनाव का चित्रण इस उपन्यास में है। शेखर को फांसी की सजा सुनाई गई है। फांसी की पूर्व रात्रि में वह मन ही मन अपने संपूर्ण जीवन के ऊपर दृष्टिपात करता है। शेखर के रात्रि भर के उस मनोचिंतन की अभिव्यक्ति इस उपन्यास में है। अज्ञेय का शेखर एक जीवनी टेक्निक की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण उपन्यास है। नदी के द्वीप उनका दूसरा महत्वपूर्ण उपन्यास है, जो संवेदना और शिल्प दोनों की दृष्टि से अद्वितीय रचना है। यह उपन्यास 4 प्रमुख पात्रों के माध्यम से 4 संवेदनाओं का अध्ययन है। पाश्चात्य प्रभाव से मंडित यह रचना स्वतंत्र मूल्यांकन की अपेक्षा रखती है। अपने अपने अजनबी उनका तीसरा उपन्यास है, जिसमें एकाकीपन, अजनबीपन, घुटन, संत्रास और मृत्युबोध की संयुक्त अभिव्यक्ति है। तो इस प्रकार अज्ञेय के उपन्यासों में मनोवैज्ञानिक वैयक्तिक चेतना के रूप में उभर कर आई। उसके बाद जो अगले उपन्यासकार है जैनेन्द्र। जैनेन्द्र और अज्ञेय फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित थे, तो इलाचंद्र जोशी उसके मनोविश्लेषण से। उनके उपन्यासों में मनोग्रंथियाँ के विशेषण की प्रमुखता है। सन्यासी में आत्महीनता की ग्रंथि है, तो प्रेत और छाया में इडिपस की ग्रंथि, जबकि जहाज का पंछी व्यक्ति और समाज की पारस्परिक असंबद्धता की कथा है। फ्रायड की काम भावना को केंद्र में रखकर इन उपन्यासों की रचना हुई है। पात्रों का मनोविश्लेषण शास्त्रीय पद्धति से अनुप्राणित है।
अतः उनमें सहजता का अभाव है। इसीलिए जोशी जी के उपन्यास केंद्र हिस्ट्री बनकर रह गए हैं। इसी परंपरा में आगे चलकर देवराज के उपन्यास सामने आते हैं। पथ की खोज, अजय की डायरी, दोनों उपन्यासों का मूल विषय विवाहेतर प्रेम। धर्मवीर भारती के गुनाहों का देवता भी प्रेम का मनोवैज्ञानिक चित्रण है। भारती की रोमानी दृष्टि इसकी एक विशेष विशेषता है। इस प्रकार मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यास की धारा स्वातंत्र्योत्तर युग में भी प्रभावित होती रहती है। तो इस प्रकार यह मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का विकास है। उसके बाद देखिए इसकी जो दूसरी धारा है वह है सामाजिक चेतना से अनुप्राणित उपन्यास। तो इस परंपरा के अंतर्गत यशपाल अपने विशिष्ट विचारधारा और अर्जना शक्ति के कारण अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने में सफल हुए। प्रेमचंद के गोदान की यथार्थवादी परंपरा का विकास यशपाल के एक विशिष्ट धरातल पर हुआ। यह विशिष्ट धरातल है उनका मार्क्सवादी दृष्टिकोण। गहन और गंभीर मार्क्सवादी विचार होने के कारण उनके उपन्यास समाजवादी उपन्यास की कोटि में रखे जाते हैं। अमिता और दिव्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित होते हुए भी मार्क्सवाद से प्रभावित उपन्यास है। किसी भी स्वर पर किसी भी तरीके से किए जाने वाले शोषण का विरोध इस उपन्यासों का मूल स्वर है। पूंजीवाद, साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष इनका मूल मंत्र है। दादा कामरेड, देशद्रोही, पार्टी कामरेड में तो मार्क्सवाद का सीधा प्रभाव है। झूठा सच व्यापार धरातल पर आधारित बृहद उपन्यास है जिसमें विभाजन के बाद की अनेकविध समस्याओं और विभीषिकाओं का यथार्थवादी चित्रण है। इसकी नवीनतम उपन्यास मेरी तेरी उसके बाद स्वतंत्रता पूर्व उपन्यास है जिसमें राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों को संबंध उपन्यास के रूप में कहा गया है। उसके बाद देखिए सामाजिक उपन्यासकारों में दूसरे आते हैं उपेंद्रनाथ अश्क। उपेंद्रनाथ अश्क प्रेमचंद युग के से अनुप्राणित होकर इस युग के क्षेत्र में आए थे, किंतु बाद में मध्यम वर्गीय समाज की समस्या के चित्रण में उनका दृष्टिकोण प्रेमचंद की अपेक्षा अधिक यथार्थवादी सिद्ध हुआ। गर्म राख, गिरती दीवारें दोनों सफल सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास है। शिल्पगत शिथिलता के कारण अश्क अपना स्वतंत्र स्थान न बना सके। इस परंपरा में आगे चलकर अमृतलाल नागर व्यक्ति और समाज के सापेक्षित संबंधों की भूमिका लेकर उपन्यास के क्षेत्र में आए। अनेक उपन्यासों में सामाजिकता के साथ साथ ऐतिहासिक और आंचलिकता का पुट भी है। बूंद और समुद्र, अमृत और विष, मानस का हंस उनके सशक्त उपन्यास है। उनके उपन्यासों में बौद्धिक उन्मेष अधिक मुखर है। सामाजिक चेतना की अभिव्यक्ति की दृष्टि से साठोत्तरी युग में भैरव प्रसाद गुप्त, अमृतलाल, कमलेश्वर, मोहन राकेश और राजेंद्र यादव मुख्य रूप में उपन्यासकारों के रूप में आते हैं, जिसमें भैरव प्रसाद गुप्त का गंगा मैया, अमृत राय का बीज और नागफनी का देश, राजेंद्र यादव का उखड़े हुए लोग, कमलेश्वर का आंधी, मोहन राकेश का अंधेरे बंद कमरे इस प्रवृत्ति के प्रमुख प्रमाण है। यंत्र संस्कृति और शहरीकरण विसंगतियों का चित्रण हमको राजेंद्र यादव और मोहन राकेश जैसे लेखकों में बड़ी सतर्कता और कलात्मकता के साथ दिखाई देता है। इस दिशा में मनु भंडारी तथा उषा प्रियमवदा जैसी महिला लेखिकाओं का प्रदान भी उल्लेखनीय है। स्वातंत्र्योत्तर भारतीय परिवेश का यथार्थ चित्रण इनकी कृतियों में बड़ी ताजगी के साथ देखने को मिलता है। उसके बाद एक और मुख्य धारा है ऐतिहासिक उपन्यास। इतिहास की पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यासों को ऐतिहासिक उपन्यास
कार कहा जाता है। चतुरसेन शास्त्री, वृंदालाल वर्मा प्रेमचंद युग में ही इस परंपरा का सार्थक प्रवर्तन कर चुके थे। यशपाल ने मार्क्सवाद के परिप्रेक्ष्य में अमिता दिव्या जैसे सशक्त ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना की। यशपाल के अनुसार उनके उपन्यास इतिहास नहीं, ऐतिहासिक कल्पना है। उनका उद्देश्य ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में शोषण की लंबी परंपरा को सामने रखता था। यशपाल का दिव्या तो इस परंपरा की वास्तविक रचना है। अमिता की रचना शिल्प भी अप्रतिम है। हिंदी की ऐतिहासिक उपन्यासों की परंपरा में सबसे बड़ा नाम अगर कोई है तो वह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उनकी बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्रवा, चारुचंद्र लेख और अनामदास का पोथा, इनकी 4 उल्लेखनीय कृतियाँ जो ऐतिहासिक है। इतिहास, संस्कृति, कल्पना और आधुनिकता का अपूर्व सामंजस्य इनकी रचनाओं में क्लासिक धरातल पर प्रतिष्ठित करता है। इतिहास का अगाध ज्ञान ही नहीं, इतिहास की दृष्टि से भी उनके पास जो उनके उपन्यासों की विशिष्ट प्रधानता करती है। बाण भट्ट की आत्मकथा तो आत्मकथनात्मक शैली में लिखी गई एक ऐसी अनन्य औपन्यासिक रचना है जिसमें आत्मकथा, जीवनी और उपन्यास तीनों रूपों का आश्चर्यजनक मिश्रण है। संस्कृत के प्रसिद्ध कवि बाण भट्ट के जीवन तथ्यों को बाण चरित कृतियों के आधार पर संकलित करते हुए साहित्यिक कल्पना का सुंदर विनियोग किया गया है। कादम्बरी की कथा शैली आभास कराने वाली यह रचना भाषा और शैली की दृष्टि से अतुलनीय है। ऐतिहासिक उपन्यासों की परंपरा रचित यशपाल का दिव्या, बाण भट्ट की आत्मकथा आदि सशक्त उपन्यासकार है जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद ऐतिहासिक उपन्यास तो अनेक लिखे गए, किंतु कथ्य और शिल्प की दृष्टि से द्विवेदी जी के समक्ष के हर कोई फीके जान पड़ते हैं। चतुरसेन शास्त्री का वैशाली की नगरवधु और राघव का मुर्दों का टीला इसी प्रकार के उपन्यासकार है। उसके बाद देखिए अगली जो धारा आती है आंचलिक उपन्यास। तो प्रेमचंदोत्तर उपन्यास की एक विशिष्ट उपलब्धि है आंचलिक उपन्यास। स्वातंत्र्योत्तर काल में पिछड़े हुए अंचलों को केंद्र में रखकर लिखे गए उपन्यासों को आंचलिक उपन्यास की संज्ञा से अवहित किया गया। ग्रामांचल के यथार्थ का फोटोग्राफिक चित्रण इन उपन्यासों की प्रमुख पहचान बनी। अंचल केंद्रित दृष्टि से परिणाम स्वरूप इन उपन्यासों में शिल्प की परिवर्तन भी अनिवार्यतः उभर कर आया। कथानकगत बिखराव, मानवीय नायकत्व के स्थान पर अंचल ही नायक के रूप में प्रतिष्ठा, पात्र बहुलता, परिवेश की प्रधानता, लोक भाषा और लोक कथा शिल्प का प्रचुर प्रयोग इन उपन्यासों की रचना में संगठन की अपनी विशेषता थी। अंचल के बहुआयामी चित्रण से संबंधित आंचलिक उपन्यासों का प्रारंभ यद्यपि नागार्जुन के बलचन्मा और रतिनाथ की चाची आदि से हो गया था, किंतु फणीश्वरनाथ रेणु ने अपने उपन्यास को सर्वप्रथम आंचलिक घोषित किया। उनका मेला आंचल इसलिए हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना गया है। इस प्रकार से उपन्यास की तमाम उपलब्धियां और संभावनाएं मेला आंचल में देखी जा सकती है। परती परिकथा उनका दूसरा आंचलिक उपन्यास है। फणीश्वरनाथ रेणु के अतिरिक्त नागार्जुन इस परंपरा के सशक्त रचनाकार है और उनके प्रारंभ के 2 उपन्यासों के अतिरिक्त दुखमोचन तथा वरुण के बेटे मुख्य उपन्यास है। उदय शंकर भट्ट सागर की रचित सागर लहरे और मनुष्य, भैरव प्रसाद गुप्त का सती मैया का चौरा इसी कोटि के उपन्यास है। तो राही मासूम रज्जा के उपन्यास आधा गांव को भी कुछ लोग आंचलिक उपन्यास कहते हैं। ग्रामांचल के बहुआयामी यथार्थवादी चित्रण की दृष्टि से रामदरस मिश्र के उपन्यास एक नवीन दृष्टिकोण को लेकर आते हैं।
प्राणी के प्राचीर और जल टूटता हुआ उनके सफल आंचलिक उपन्यास है। मूल्यों के विघटन और संबंधों के टूटने के स्वर गाँव को कितना प्रबल है इसका पता हमें उपन्यासों से सहज ही चल जाता है। काव्यात्मकता और व्यंग्यात्मकता उनकी भाषा को एक नई सृजनात्मकता प्रदान करते हैं। हिमांशु जोशी नई पीढ़ी के उन उपन्यासकार और रचनाकारों में है जिन्होंने कगार की आग जैसे लघु उपन्यास से ग्रामांचल की सच्ची धड़कन को प्रतिध्वनित किया है। नए रचनाकारों में राजेंद्र अवस्थी का जंगल के फूल भी आंचलिक परंपरा का उपन्यास है। इस प्रकार आंचलिक उपन्यासकारों में सृजनात्मकता के नवीन बिंदुओं का स्पर्श दिखाई देता है। नवी संवेदना, नवीन अनुभवों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा और शैली के नवीन रूपों का प्रयोग इन उपन्यासों में हुआ है और इसलिए इनको हम आंचलिक उपन्यास कहते हैं। और जो आखिरी उसकी धारा है प्रयोगशील उपन्यास, तो कविता की भांति उपन्यासों में भी नए नए प्रयोग हुए। विशेष रूप में उपन्यास का रचना संगठन में प्रयोगशीलता के दर्शन हुए। जैनेन्द्र और अज्ञेय आदि लेखकों ने कथा और चरित्र को ठीक ठीक ध्यान में रखा, परंतु इस कोटि के उपन्यासकारों में कथा का तत्व क्षीण से क्षीणभर होता गया, जिससे कथानक के परंपरागत रूप में परिवर्तन होने लगा। जीवन का समग्र चित्रण अब अपेक्षित नहीं रहा। चेतना प्रवाह और पूर्व दीप्ति आदि के माध्यम से जीवन में किसी खंड मात्र का सांकेतिक चित्रण उपन्यास में होने लगा। धर्मवीर भारती का सूरज का सातवां घोड़ा इसी प्रकार का प्रयोगशील उपन्यास है। अलिफ लैला और पंचतंत्र के ढंग पर लिखी गई 7 अलग अलग कहानियाँ किस्सा गोई माणक मुल्ला से जुड़कर उपन्यास बन जाते हैं। यह उपन्यास एक कहानी में अनेक कहानियाँ और अनेक कहानियों में एक कहानी है। आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि पर लिखी गई इस लघु औपन्यासिक कृति में व्यंग्य बड़ा तीखा और कठोर है। तो सरस्वत दयाल रचित सोया जल भी इसी प्रकार का उपन्यास परंपरा है। एक धर्मशिला के ठहरे हुए यात्री की एक रात्रि की जिंदगी का इसमें वर्णन है। व्यक्ति मानस की अशांति, अतृप्ति, भूख, आकुलता, व्याकुलता का चित्रण इसमें प्रमुख उद्देश्य है। यह चेतना प्रवाह शैली और सिनेरिया टेक्निक के लिखा गया एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। नरेश मेहता रचित डूबते मस्तूल, दो एकांत, बदी उज्जमा का एक चूहे की मौत इसी तरह के प्रयोगशील रचना है। तो रामदरस मिश्र रचित रात का सफ़र भी एक रात्रि में जीवन के सफ़र का चित्रांकन है। इस प्रकार स्वतंत्रोत्तर काल में प्रयोगशीलता धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किस प्रकार सामान्य मनोरंजन और उपदेशात्मकता के आगे सामाजिकता, सामाजिक सुधार, उसके बाद आदर्शवादी दृष्टिकोण, उसके बाद यथार्थवादी दृष्टिकोण और उससे भी आगे बढ़ के देखिए मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, आंचलिक और प्रयोगशील उपन्यासों का विकास हमको देखते हुए नज़र आता है। तो इस प्रकार विशाल फलक पर उपन्यास का उद्भव और विकास हुआ है, जिसको हम सरलता से देख सकते हैं।